सारंडा के जंगल में 22 जनवरी 2026 को मुठभेड़ होती है और इसमें कम से कम 15 नक्सलियों के शव बरामद हुए, जिसमें सबसे प्रमुख नाम था अनलदा उर्फ पतिराम मांझी, 1 करोड़ का इनामी। कुछ रिपोर्ट्स में कुल 21 शवों का उल्लेख है, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी 15 की पुष्टि हुई है। मारे गए नक्सलियों के नाम मैं आपको बताऊं। सबसे पहला नाम अनलदा उर्फ पतिराम मांझी, 1 करोड़ के इनामी। अनमोल उर्फ सुशांत, अमित मुंडा, पिंटू लोहरा, लालजीत उर्फ लालू जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम, राजेश मुंडा, बुलबुल अल्डा, बबीता पूर्ति, यही लोग हैं। अब 209 कोबरा बटालियन ने इनका एनकाउंटर किया, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। कहा जा रहा है कि अभी भी गोलीबारी चल रही है। अनलदा पर झारखंड, ओडिशा और एनआईए द्वारा कुल 2 करोड़ 35 लाख का इनाम था और इनके खिलाफ 149 मामले दर्ज थे। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अब आपने एक चीज इसमें देखी होगी, जितने भी नक्सलियों को मारा गया या तो वो एसटी हैं या फिर एससी हैं, है ना, एसटी एससी। तो आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है कि नक्सली इस इलाके में सिर्फ एसटी समुदाय से हैं? कुछ तो कारण रहा होगा। चलिए इसके लिए आपको थोड़ा सा हम नेपथ्य में ले चलते हैं, तब आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। गोंदलपुरा में क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं ना। चलिए अब सारंडा जंगल के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, तो हम आपको सारंडा लेकर के चलते हैं। सारंडा के बारे में कुछ जानकारी आपको हम दे देते हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा वन एशिया का सबसे बड़ा साल यानी सखुआ का वन क्षेत्र है, जिसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के नवंबर में झारखंड सरकार को 31,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अभयारण्य अधिसूचित करने का निर्देश दिया। अधिसूचना की स्थिति फिलहाल तो नहीं पता, लेकिन यह है कि कोर्ट आदेश के बाद यह प्रक्रिया तेज हो गई। 126 कंपार्टमेंट्स को शामिल किया गया है। इसमें 6 खनन वाले कंपार्टमेंट्स को छोड़ दिया गया है। जैव विविधता यहाँ हाथी, 4 सींग वाला हिरण, साल, फॉरेस्ट कछुआ, एशियाई पाम, सिवेट जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। आदिवासी समुदाय में मुंडा, उरांव वन पर निर्भर हैं और वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। अब अभयारण्य के 1 किलोमीटर दायरे में खनन प्रोहिबिटेड है। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों और अवैध खनन से प्रभावित रहा है, लेकिन संरक्षण से परिस्थिति सुधरने की बात है। सारंडा वन क्षेत्र में मुख्य रूप से आयरन और खनन प्रोजेक्ट सक्रिय हैं, जिनमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की खदानें प्रमुख है। हालांकि प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वर्तमान में कोई खनन गतिविधि नहीं चल रही है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में 8 से 12 सक्रिय खदानें हैं, जिनमें सेल है जो किरीबुरु, मेघाहातुबुरु जैसी प्रमुख लॉयस खदानें चल रही हैं, जो सालाना 10 से 15 मिलियन टन उत्पादन करती हैं। इसके अलावा घाटकुड़ी, अंकुआ, करमपदा जैसी खदानें हैं, जिनमें जिंदल स्टील, रुंगटा माइंस, टाटा स्टील, ऊषा मार्टिन का नाम आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में अभयारण्य अधिसूचना को मंजूरी दी, लेकिन वैध खनन लीज को 1 किलोमीटर प्रभाव क्षेत्र से बाहर रखने का निर्देश दिया। अब चाईबासा क्षेत्र में कुल 90 से ज्यादा लॉयस की खदानें हैं, जिनमें से 8 तो सक्रिय हैं, बाकी या तो नीलामी है या बंद है। नए 20-22 पट्टों का प्रस्ताव अभी लंबित है, लेकिन अभयारण्य के कारण यहां पर बाधा आ सकती है। अब सब चीज के नेपथ्य में इसको अब देखिए, आपने गोंदलपुरा को देखा, गोंदलपुरा के ही पॉइंट ऑफ व्यू से अब सारंडा को देखिए। लोग कहेंगे कि भाई आप ऐसे समय में नक्सलियों का महिमा मंडन कर रहे हैं क्या, कि जब हमारे जवानों का आपको हौसला बढ़ाना चाहिए। नहीं, हम महिमा मंडन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में सारी चीजों को दिखा रहे हैं कि सिर्फ आदिवासी ही नक्सली क्यों बने। पहली चीज, सारंडा में अगर नक्सलियों के चलते विकास नहीं हो रहा, तो रांची शहर में कौन से नक्सली हैं? रांची शहर में पानी की समस्या, बिजली की समस्या, हर वो समस्या जो एक गांव में होनी चाहिए, वो तमाम समस्या रांची की राजधानी में क्यों है? रांची के कांके इलाके में चले जाइएगा, कांके डैम के पास में, तो वहां पर आज भी पानी तक नहीं है, सड़क तक नहीं है, पहुंच पथ तक नहीं। यहाँ कौन से नक्सली हैं? तो अगर नक्सली विकास के अवरोधक हैं और नक्सलियों को सिर्फ विकास लाने के लिए मारा गया है, तो जहां नक्सली नहीं है वहां पर विकास क्यों नहीं पहुंच पाया है? सवाल यह भी है कि नक्सली सिर्फ खास एसटी वर्ग से ही क्यों? तीसरा कि भाई यहां पर नक्सलियों के रहने के कारण अवैध खनन चल भी रहा था और नक्सलियों के रहने के कारण अवैध खनन कंट्रोल में भी था। ये दोनों बातें, अवैध खनन चल इसलिए रहा था क्योंकि नक्सलियों का हिस्सा उसमें जाता है आयरन ओर का, और लिमिटेड ही जगह पर चल रहा था, बाकी जगहों पर अवैध खनन इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि नक्सलियों का डर था, इस कारण से। और सबसे बड़ी चीज, जिंदल, रुंगटा सब यहां पर पहुंच गए, सिर्फ अडानी और अंबानी नहीं पहुंचे। तो क्या अडानी और अंबानी की नजर भी
सारंडा के लौह अयस्कों पर है? बहुत बड़ा सवाल यही, क्योंकि सारंडा में जब आप घुसिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग आज भी लाल पानी पीने को मजबूर हैं। जहाँ खनन हो रहा वहाँ पर, जैसे मेघाहातुबुरु, चिरिया, किरीबुरु, इन इलाकों में जो आदिवासी हैं, जो विस्थापित हैं, वो आज भी वहाँ का लाल पानी पीते हैं। उनको प्रॉपर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षाएं नहीं, और तो और छोड़ दीजिए, आज भी विकास की स्थिति ये है कि वो प्रॉपर कपड़ा उन तक नहीं पहुंचता है। मतलब इसमें कई इलाके ऐसे हैं जहां पर सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट्स में कपड़े पहने जाते हैं और ऊपर अपर बॉडी पार्ट्स जो होता है उसमें कपड़ा नहीं होता है। तो क्या इन सब का कारण नक्सली है? अगर हैं तो नक्सलवाद जहाँ से ख़त्म हो गया वहाँ पर भी ये तस्वीरें क्यों हैं? सोचिएगा ज़रूर। हम किसी नक्सली का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हिंसा का हमेशा विरोध होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि नक्सली सिर्फ आदिवासी ही क्यों है और नक्सलियों के नाम पर आदिवासी ही क्यों मारे जा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है, सोचिएगा कभी। अडानी अंबानी का इंटरेस्ट तो नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसके बारे में भी सोचिए।